खैर देखते ही देखते सिर्फ कुछ मिनटों में आग और धुआं इस आईसीयू वार्ड में इस हद तक फैल जाता है कि पेशेंट को सही सलामत इस वार्ड से निकालना लगभग इम्पॉसिबल सा हो जाता है। पर क्या पता डॉक्टर को बोला कि नहीं बोला, या फिर डॉक्टर को बोलने के बाद भी डॉक्टर नहीं आया, या खुद ही घूम घाम के ये वार्ड बॉय वापस आ गया और बोलता है कि देखते हैं नॉर्मल है। एक लेस एजुकेटेड और लोअर साइंटिफिक टेम्परामेंट वाला भोला वाला इंसान इस प्रकार की बकवास बातों पर विश्वास कर ही लेता है। एक YouTube सर्च पर आपको इतनी सारी टेस्टिमोनीज मिल जाएंगी जहां लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते करते रो पड़ते हैं कि सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर सीधे मुंह बात तक नहीं करते इन गरीब पेशेंट से। लिगामेंट की सर्जरी के बाद कंप्रेशन बैंडेज इतनी ज्यादा टाइट बांध दी थी कि बेचारी उस प्लेयर का पैर पहले तो सड़ने लगा, फिर पूरा पैर ही काटना पड़ा, और पैर काटने के बाद भी इन्फेक्शन इतना फैल गया कि उसकी जान बचाई ही नहीं जा सकी। फिर तुम कहते हो कि हम पे उंगली मत उठाओ। अरे कैसे उंगली ना उठाएं भाई? क्या ये फायर एनओसी देने वाले भी उन 8 हत्याओं के लिए इक्वली जिम्मेदार नहीं है? लेकिन हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। यह घटना राजस्थान की राजधानी जयपुर में पिछले महीने 5 अक्टूबर की रात को 11:20 पर घटित हुई थी। सवाई मानसिंह हॉस्पिटल, जिसे यहाँ के लोग आम बोलचाल में एसएमएस हॉस्पिटल भी कहते हैं, जो कि इस शहर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और पूरे राजस्थान का सबसे बड़ा सरकारी हॉस्पिटल है, उसके ट्रॉमा सेंटर के 2nd फ्लोर का हादसा था ये। इस ट्रॉमा सेंटर आईसीयू में 11 पेशेंट्स मौजूद हैं। रात 11:20 के आसपास आईसीयू के बिल्कुल पास वाले स्टोर रूम में एक शॉर्ट सर्किट होता है। इस स्टोर रूम में मेडिकल सप्लाईज, पेपर्स, प्लास्टिक मटेरियल्स वगैरह सब पड़ा था, इसलिए ये शॉर्ट सर्किट एक आग का रूप ले लेता है और आईसीयू वार्ड में मौजूद पेशेंट्स और उनके रिलेटिव्स को थोड़ा थोड़ा धुआं दिखने लगता है। धुआं दिखते ही लोग वार्ड बॉय से कंप्लेन करते हैं और डॉक्टर और बाकी सपोर्ट स्टाफ को जल्दी से जल्दी बुला के लाने के लिए कहते हैं। लोगों के कहने पर वार्ड बॉय गया तो सही, पर क्या पता डॉक्टर को बोला कि नहीं बोला, या फिर डॉक्टर को बोलने के बाद भी डॉक्टर नहीं आया, या खुद ही घूम घाम के ये वार्ड बॉय वापस आ गया और बोलता है कि देखते हैं नॉर्मल है। आप लोग यहाँ पे थे उस समय में, क्या हुआ था जी? मैं मौजूद था, नॉर्मल सर्किट हुआ था, छोटा सा शॉर्ट सर्किट हुआ था। मैंने बोला वार्ड बॉय को भी, डॉक्टर को भी। वो एक बार जाके आया, फिर रिटर्न आ गया, फिर वो कहते देखते हैं नॉर्मल है। ये एकदम कॉमन सेंस की बात है कि आग एक ऐसी चीज है कि अगर छोटी से छोटी भी हो तो भी हमारा रिएक्शन ऐसा क्विक और अर्जेंट होना चाहिए कि आग ऑलरेडी काफी जगह में फैल चुकी है। बिकॉज ओनली देन आप उस आग को कंट्रोल करने के लिए जो स्टेप्स लोगे, उन स्टेप्स का कोई मतलब रह जाएगा। बिकॉज ऑब्वियसली आग बहुत स्पीड से फैलती है और अर्जेंसी दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। खैर देखते ही देखते सिर्फ कुछ मिनटों में आग और धुआं इस आईसीयू वार्ड में इस हद तक फैल जाता है कि पेशेंट को सही सलामत इस वार्ड से निकालना लगभग इम्पॉसिबल सा हो जाता है। आग फैलने के बाद, हर तरफ पैनिक की सिचुएशन हो जाने के बाद और चारों ओर इतना हू हल्ला मच जाने के बाद कहीं जाकर हॉस्पिटल स्टाफ, वार्ड बॉय और डॉक्टर्स वगैरह मदद के लिए आते हैं। लेकिन उस समय तक स्मोक इतना ज्यादा हो चुका था कि वार्ड में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ये हॉस्पिटल वाले जो मदद करने के लिए आए थे वो इतना खतरनाक मंजर देखकर वहां से भाग गए। इस वार्ड में टोटल 11 पेशेंट्स मौजूद थे, उनमें से टोटल 8 को नहीं बचाया जा सका। जिन 3 को बचा पाए वो भी उन बेचारे 2 कांस्टेबल्स और पेशेंट्स के रिलेटिव्स वगैरह की मदद से, जो कांस्टेबल्स उस रात 11:15 बजे खुद के रूटीन मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए इस एसएमएस हॉस्पिटल में आए थे। हरि मोहन और ललित शर्मा नाम के इन दोनों कांस्टेबल्स को जैसे ही लोगों की चीखें और भगदड़ सुनाई दी तो वो तुरंत आईसीयू वार्ड की तरफ भागे और पेशेंट्स को वहां से इवैक्यूएट करने में जुट गए। अगर ये दोनों कांस्टेबल्स उस रात वहां मौजूद नहीं होते तो और भी जाने जाती, क्योंकि दिक्कत ये थी कि जिस स्टोरेज रूम में आग लगी उस स्टोरेज रूम के साथ सटा हुआ ये तो सिर्फ एक आईसीयू वार्ड था और इसके साथ ही सटा हुआ एक और आईसीयू वार्ड था जिसमें 13 लोग और मौजूद थे। तो वैसे देखा जाए तो दोनों वार्ड्स मिला के टोटल 24 लोगों की जानें खतरे में थी, जिनमें से पूरी मशक्कत के बाद भी एसएमएस हॉस्पिटल की उस दर्दनाक रात की भीषण आग में बेचारे 8 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इतनी इंटेंस फायर थी कि खुद के परिजनों को बचाने वाले बेचारे अब खुद हॉस्पिटल में जाके भर्ती हो चुके हैं। ये इमेज नंबर 1, इमेज नंबर 2, इमेज नंबर 3, इमेज नंबर 4 और इमेज नंबर 5। इन रियल इमेजेस में आप क्लियरली देख सकते हो कि आग लगने के 1.5 घंटे बाद लगभग 2 बजे तक जाकर जब ये आग बुझ पाई थी तो इस आईसीयू वार्ड के अंदर की क्या हालत हो चुकी थी। Critical patients were killed in a fire at the trauma center of state-run Savai Mansingh Hospital in Jaipur late Sunday night. असल में होता यह है कि ये कम पढ़े लिखे, गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करने वाले लोगों को जो ऐसे एसएमएस हॉस्पिटल जैसे सरकारी अस्पतालों में सस्ते और फ्री इलाज के लिए जाते हैं, उनको ये बोलकर बेवकूफ बनाना बहुत आसान है कि तुम्हारे रिश्तेदार की उम्र ऊपर वाले ने सिर्फ इतनी ही लिखी थी। आपका तो देखो क्या ही है, कहीं भी लग सकती है, कभी भी लग सकती है। एक लेस एजुकेटेड और लोअर साइंटिफिक टेम्परामेंट वाला भोला वाला इंसान इस प्रकार की बकवास बातों पर विश्वास कर ही लेता है। जबकि असलियत यह है कि 5 अक्टूबर की उस रात को एसएमएस हॉस्पिटल में जो हुआ वो कोई एक्सीडेंट नहीं था, वो क्लियर कट केस ऑफ नेग्लिजेंस था। आप डीपली अगर इस केस को स्टडी करोगे तो आप समझ पाओगे कि वो कोई एक्सीडेंटल मौतें नहीं थी बल्कि हत्याएं थी, और हत्यारा था इस देश का सिस्टम। ये सिस्टम पेशेंट्स को नेग्लिजेंस से तो मार ही देता है, लेकिन अगर गलती से भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में चले गए ना तो बिल ही इतना आ जाएगा कि पूरी जिंदगी भर की सेविंग्स उड़ जाती हैं। अगर कोई बड़ी जानलेवा बीमारी आ जाए तो भी दिक्कत है। इसलिए जरूरी है इंश्योरेंस, जो कि आज के जमाने में एक लग्जरी नहीं, इनफैक्ट इस बढ़ती महंगाई में
खुद को बचाने के लिए एक शील्ड है। और आजकल तो सिर्फ 400-500 रुपए पर मंथ के प्रीमियम पर आपको लाखों करोड़ों तक का कवरेज मिल सकता है। साथ ही एक डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर और 30 मिनट्स का क्लेम सपोर्ट भी मिलता है। आज की तारीख में सड़क पर चलना भी मुश्किल हो गया है। एक पल में सब कुछ बदल सकता है और कुछ भी हो सकता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर घर के मेन अर्निंग मेंबर को ही कुछ हो जाए तो फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कौन करेगा। ऐसे में काम आता है टर्म इंश्योरेंस, जिसमें आप सिर्फ 400-500 रुपए पर मंथ के प्रीमियम पर करोड़ों का प्लान ले सकते हो, जो आपके बाद आपकी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा। कम एज में इसे लेने से प्रीमियम भी कम बनता है और फिर वही प्रीमियम लाइफ लॉन्ग के लिए लॉक हो जाता है। टर्म इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस का प्योरेस्ट फॉर्म है, जो आपके ना होने पर भी आपकी फैमिली को फाइनेंशियल कवर देता है और हेल्थ इंश्योरेंस हॉस्पिटल बिल्स का बोझ कम करता है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है। सारे ट्रस्टेड इंश्योरेंस पार्टनर्स को कंपेयर करो और 15 से 25% तक के डिस्काउंट पर बेस्ट हेल्थ और टर्म प्लान अभी के अभी चुनो। खैर, डॉक्टर अनुराग धाकड़ जो इस ट्रॉमा सेंटर के इंचार्ज थे, जो उस रात जलकर खाक हो गया, उनको इस घटना के बाद जब रिमूव कर दिया गया तो उन्होंने क्लेम किया कि उन्होंने एसएमएस हॉस्पिटल के सुपरिंटेंडेंट और अदर कंसर्न्ड अथॉरिटीज को मल्टीपल लेटर्स लिखे थे, साफ साफ शब्दों में ये बताते हुए कि जिस ट्रॉमा सेंटर को वो संभाल रहे हैं उस ट्रॉमा सेंटर की कंडीशन बहुत डेंजरस है। जैसे दीवारों में करंट, लीक करती हुई छतें, इलेक्ट्रिक पैनल्स में सीरियस फॉल्ट्स हैं, जिनकी वजह से ये ट्रॉमा सेंटर सबके लिए पूरी तरह से अनसेफ होता जा रहा है। इनफैक्ट सरकार को उनका जो सबसे रिसेंट लेटर था वो इस 5 अक्टूबर वाली एसएमएस फायर की घटना से 2 दिन पहले का ही था, यानी कि 3 अक्टूबर को ही उन्होंने ये लेटर लिखा था। इस लेटर में अथॉरिटीज को उन्होंने स्पेसिफिकली वार्न किया था कि न्यूरो ऑपरेशन थिएटर में चल रहे कंस्ट्रक्शन वर्क की वजह से डक्ट्स और इलेक्ट्रिकल पैनल में डैमेजेस हैं, जिससे आग लग सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस पूरी घटना के 1 महीने पहले यानी कि 9 सितंबर को भी डॉक्टर धाकड़ ने ये कंसर्न्स रेज किए थे कि लीकेज की वजह से डैम्पनेस डेवलप हो गई है और इसी कारण से ऑपरेशन थिएटर की वॉल्स में और स्विच बोर्ड्स में करंट फैल रहा है। इससे डॉक्टर्स, पेशेंट्स और एम्प्लॉइज को जानलेवा खतरा है, तो कृपया करके ये सब जल्दी से जल्दी सॉर्ट करें। लेकिन इंडिया के मैक्सिमम सरकारी अस्पतालों की तरह ये एसएमएस हॉस्पिटल की अथॉरिटीज भी नींद खींच रही थी और नतीजा जो हुआ वो तो हम सबने देख ही लिया। एसएमएस हॉस्पिटल में फायर एक्सीडेंट्स इतनी जल्दी होते हैं कि जनता ये बात ऑलमोस्ट एक्सेप्ट कर चुकी है कि कोई ना कोई घोटाला या कोई ना कोई करप्शन तो इस पूरे मामले में चल ही रहा है। करप्शन वाला एंगल लोगों के दिमाग में यहां से निकल के आता है कि 20 जून 2018 को एसएमएस हॉस्पिटल को 30 लाख रुपए का फंड मिला सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए कि ये हॉस्पिटल अपने फायर फाइटिंग सिस्टम को बूस्ट कर सके। ध्यान दो कि ये सरकारी हॉस्पिटल है और तुम और मैं, हम लोग जो टैक्स देते हैं उस पर चलता है ये हॉस्पिटल। ये 30 लाख रुपए हम आम जनता की कमाई का ही हिस्सा है, जो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स को अपग्रेड करने के लिए इस हॉस्पिटल को दिया गया था। अब हुआ ये कि इतने रुपए लगाने के बाद भी इस एसएमएस हॉस्पिटल में फायर एक्सीडेंट्स रुकने का कोई नामो निशान नहीं था। इस हॉस्पिटल में आग ना लगे इसलिए साल 2018 में 30 लाख रुपए लगाए और अगले ही साल यानी कि 2019 में सिर्फ 4 महीनों में ही एज मेनी एज 3 फायर एक्सीडेंट्स रिपोर्ट किए गए, जिनमें से एक तो इतना भयानक था कि हॉस्पिटल का ड्रग स्टोर ही जल गया और 1 करोड़ रुपए की दवाइयां जल के खाक हो गई। दोबारा बताऊं, पहले 30 लाख रुपए लगाए ताकि आग ना लगे और फिर आग लगी तो 1 करोड़ रुपए और गए पानी में क्योंकि दवाइयां ही जल गई। फिर एसएमएस हॉस्पिटल में आग लगने का ये सिलसिला कभी रुका ही नहीं। जून 2022 में एक पावर सप्लाई बॉक्स में आग लगी जिससे हॉस्पिटल के आईसीयू में मौजूद 30 लोगों की जानें खतरे में आ गईं। फिर जनवरी 2024 में सर्दियों के दिनों में माइक्रोबायोलॉजी लैब में आग लगी जिससे स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट्स डैमेज हुए और 20 एयर कंडीशनर्स जल के खाक हो गए। आग के इंसिडेंट्स तो मैं साथ के साथ बता ही रहा हूं, पर इस बात का भी खास ध्यान रखो कि जल के ये जो सब खाक हो रहा है ना हॉस्पिटल नेग्लिजेंस की वजह से, ये हमारे तुम्हारे पैसे से ही खरीदा जाता है, टैक्स के पैसे से। फिर अगस्त 2024 में इस एसएमएस हॉस्पिटल के कैथ लैब में फिर से आग लगी। फिर उसी साल 2025 की सर्दियों में जनवरी में एसएमएस हॉस्पिटल के 24 मंजिला आयुष्मान टावर में कंस्ट्रक्शन के दौरान फिर से आग लगी। फिर उसके बाद अभी 5 महीने पहले जून में जब हेल्थ सेक्रेटरी एसएमएस हॉस्पिटल विजिट कर रहे थे तब इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर में फिर से आग लगी। और फाइनली ये हॉस्पिटल नेग्लिजेंस इकट्ठी होते होते इतनी बड़ी हो गई कि 5 अक्टूबर की रात 11:20 पर एक बार फिर से बड़ी आग लगी और 8 लोगों की जान चली गई। ठीक है, कर लो तुम सोशल मीडिया पे भारत के विश्व गुरु बनने की बातें, पर अगली बार अगर कोई ऐसी पोस्ट डालो तो ये मत भूलना कि तुम्हारे इस विश्व गुरु के लार्जेस्ट स्टेट बाय एरिया यानी कि राजस्थान के लार्जेस्ट हॉस्पिटल की कड़वी सच्चाई है। ये उस हॉस्पिटल की नेग्लिजेंस का केस है जिसमें साल में 30 लाख पेशेंट्स का ओपीडी में ट्रीटमेंट किया जाता है, यानी कि लगभग 8,500 पेशेंट्स डेली के। ये उस हॉस्पिटल की नेग्लिजेंस का केस है जिसमें साल में 1,68,000 पेशेंट्स एडमिट किए जाते हैं, यानी कि लगभग 460 पेशेंट्स इस हॉस्पिटल में रोजाना एडमिट होते हैं, ये सोचकर कि ये हॉस्पिटल एकदम सेफ है। जैसे नेग्लिजेंस से होने वाली हर घटना के बाद इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही धोती खुलती है, वैसे ही इस एसएमएस हॉस्पिटल फायर केस में भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि 5 अक्टूबर की इस रात वाले फायर एक्सीडेंट से कुछ महीने पहले ही जयपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एसएमएस हॉस्पिटल को फायर एनओसी दी थी। एनओसी पर साफ साफ ये डिक्लेयर किया गया था कि मई 2027 तक राजस्थान का ये सबसे बड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल सारे फायर सेफ्टी पैरामीटर्स पर कंप्लाइन करता है। ठीक है, मान लिया,
पर अगर प्रॉपर फायर सेफ्टी थी ही तो 5 अक्टूबर की उस रात जब ये घटना घटी तो फायर अलार्म बंद क्यों पड़ गया, बजा क्यों नहीं? जैसे ही ट्रॉमा सेंटर की इंटेंसिव केयर यूनिट यानी कि आईसीयू में आग लगी तो रिपोर्ट्स के हिसाब से फायर अलार्म ही फेल हो गया और कोई स्प्रिंकलर्स भी एक्टिवेट नहीं हुए। फिर तुम कहते हो कि हम पे उंगली मत उठाओ। अरे कैसे उंगली ना उठाएं भाई? क्या ये फायर एनओसी देने वाले भी उन 8 हत्याओं के लिए इक्वली जिम्मेदार नहीं है? बात भले ही मैंने यहाँ पे राजस्थान के सबसे बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल की हो, भले ही सिर्फ एक हॉस्पिटल की बात की हो, पर ये असलियत पूरे देश की है। एक YouTube सर्च पर आपको इतनी सारी टेस्टिमोनीज मिल जाएंगी जहां लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते करते रो पड़ते हैं कि सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स सीधे मुंह बात तक नहीं करते इन गरीब पेशेंट से। 2024 की एक न्यूज रिपोर्ट के हिसाब से पिछले 5 सालों में सिर्फ 11 मेजर हॉस्पिटल फायर्स में 107 लोगों की मौत हो चुकी है और इन मैक्सिमम केसेस में हॉस्पिटल ओनर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स या वो सभी लोग जो जिम्मेदार थे या तो वो बेल पर घूम रहे हैं या फिर उनके खिलाफ कभी भी कोई भी मेजर स्ट्रिक्ट एक्शन हुआ ही नहीं। इस मेडिकल फील्ड में नेग्लिजेंस से होने वाली मौतें सिर्फ सिस्टम और हॉस्पिटल के नेग्लिजेंस तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि कई केसेस में तो डॉक्टर्स की नेग्लिजेंस से भी बेचारे पेशेंट्स की मौत तक हो जाती है और बदले में एक शहर से दूसरे शहर तक ट्रांसफर या फिर टेम्परेरी सस्पेंशन। इसके अलावा उन डॉक्टर्स के साथ कुछ होता ही नहीं। क्या ये बात आपको आसानी से हजम हो पाएगी कि प्रिया नाम की एक टैलेंटेड फुटबॉल प्लेयर का ट्रीटमेंट करते वक्त एक डॉक्टर ने नेग्लिजेंस दिखाते हुए लिगामेंट की सर्जरी के बाद कंप्रेशन बैंडेज इतनी ज्यादा टाइट बांध दी थी कि बेचारी उस प्लेयर का पैर पहले तो सड़ने लगा, फिर पूरा पैर ही काटना पड़ा और पैर काटने के बाद भी इन्फेक्शन इतना फैल गया कि उसकी जान बचाई ही नहीं जा सकी। ये केस उस समय खूब हेडलाइंस में आया था। बाई चांस अगर आपने मिस कर दिया था तो अभी इसे ध्यान से समझना। असल में प्रिया एक 17 साल की लड़की थी जो चेन्नई में रहती थी और काफी गरीब फैमिली से थी। वो एक बहुत अच्छी फुटबॉलर थी और क्वीन मैरीज कॉलेज में फिजिकल एजुकेशन की फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट भी थी। वो ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल तक का फुटबॉल खेल चुकी थी और उसका ड्रीम था कि स्पोर्ट्स कोटा से उसे गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। डॉक्टर नेग्लिजेंस से हुई मौत की ये पूरी घटना अब से 3 साल पहले 2022 में घटित हुई थी। 26 अक्टूबर 2022 को फुटबॉल प्रैक्टिस के टाइम प्रिया के राइट नी में लिगामेंट टियर हो जाता है। गवर्नमेंट पेरिफेरल हॉस्पिटल पेरियार नगर के डॉक्टर्स ने चेक करके बोला कि सर्जरी करनी पड़ेगी। प्रिया के फैमिली वालों ने सोचा कि सर्जरी करवाने से पहले सेकंड ओपिनियन लेना सही रहेगा, तो वो राजीव गांधी गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल में चले जाते हैं। वहां भी उनको यही रिकमेंड किया जाता है कि देखो सर्जरी तो करनी ही पड़ेगी और बेहतर होगा आप गवर्नमेंट पेरिफेरल हॉस्पिटल से सर्जरी करवा लो क्योंकि वो आपके पास भी पड़ेगा। इस लिगामेंट टियर के लगभग 12 दिन बाद 7 नवंबर को प्रिया की राइट नी की लिगामेंट सर्जरी हो जाती है। लेकिन डॉक्टर की स्टुपिडिटी तो देखो, सर्जरी के बाद ब्लड क्लॉट से बचाने के लिए जो कंप्रेशन बैंडेज बांधी गई वो इतनी ज्यादा टाइट बांधी कि बेचारी प्रिया की राइट लेग में ब्लड सप्लाई ही कट ऑफ हो गई। अब तुमने क्या घंटे का एमबीबीएस किया है जब तुम्हें यही नहीं पता कि बैंडेज कितनी टाइट बांधनी है और कितनी लूज। इस टाइट पट्टी के बांधने से प्रिया के राइट पैर में ब्लड फ्लो रिड्यूस हुआ, ब्लड वेन्स डैमेज हो गई, लेग टिश्यूज पूरी तरह मर गए और फिर बेचारी की जान बचाने के लिए सैडली उस सक्सेसफुल सर्जरी के 2 दिन बाद ही यानी कि 9 नवंबर 2022 को दूसरे हॉस्पिटल में ले जाकर प्रिया का पैर ही काटना पड़ा। एक इतनी अच्छी फुटबॉल प्लेयर जो आगे जाके इस देश के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करती, जिसे फुटबॉल खेलने से प्यार था, उसके साथ डॉक्टर्स ने ऐसा ट्रीटमेंट किया कि वो बेचारी बच्ची अब जिंदगी में कभी फुटबॉल नहीं खेल सकती। पर ज्यादा दुखद बात पता है क्या है? पैर काटने के 5 दिन बाद तक भी प्रिया की कंडीशन में कोई सुधार नहीं हो पा रहा था क्योंकि दर्द कम ही नहीं हो रहा था और डेड टिश्यू शरीर में बढ़ते ही जा रहे थे। इसलिए प्रिया की मौत से एक दिन पहले यानी कि 14 नवंबर को डॉक्टर्स ने सेकंड सर्जरी की, डेड टिश्यूज को क्लीन किया और उसे वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया। लेकिन इन सब चीजों का कोई फायदा नहीं हुआ और अगले दिन यानी कि 15 नवंबर 2022 को सुबह 7:15 पर ब्लड फ्लो की प्रॉब्लम की वजह से प्रिया की किडनी, हार्ट, लिवर, लंग्स सब फेल हो गए यानी कि मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम, जिसे MODS भी बोला जाता है और सुबह 7:15 बजे ही प्रिया की मौत हो गई। अब जस्टिस का सीन देखना कि जस्टिस मिलने के लिए क्या ही तमाशा होता है अपने देश में। देखो 15 नवंबर को प्रिया की मौत के बाद जैसे ही ये मुद्दा मीडिया में आया तो स्टेट हेल्थ मिनिस्टर मा सुब्रमण्यन ने बोला कि ये दोनों डॉक्टर्स जिनकी वजह से प्रिया की मौत हुई उनको सस्पेंड तो कर ही दिया है पर इन पे लीगल एक्शन भी लेंगे और एक कमेटी बना के इंक्वायरी शुरू करवा दी। उसके अलावा चीफ मिनिस्टर M.K. स्टैलिन ने प्रिया की फैमिली के लिए 10 लाख रुपए का कंपनसेशन और उसके एक फैमिली मेंबर के लिए गवर्नमेंट जॉब का अनाउंसमेंट भी कर दिया। ये सब 2022 में हुआ है, प्रिया की मौत के जस्ट बाद। ठीक है, अब 2 साल आगे आ जाओ। मई 2024 में पता चलता है कि जिन 2 डॉक्टर्स के खिलाफ एक्शन के लिए उस समय की सरकार ने जो कमेटी बनाई थी ना, वो कमेटी इस नतीजे पर पहुंची है कि दोनों डॉक्टर्स के खिलाफ नेग्लिजेंस का कोई केस नहीं बनता और कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। ये खबर जब सामने आई तो प्रिया के भाई लॉरेंस ने बताया कि हमें तो पता भी नहीं है कहां क्या कौन सी इंक्वायरी चल रही है, हमसे तो किसी ने इस बारे में आज तक बात भी नहीं की है और खुद ही कंक्लूजन पर पहुंच गए। लॉरेंस ने यह भी बताया कि डॉक्टर्स और स्टाफ के खिलाफ उन्होंने केस किया था, FIR रजिस्टर की थी पर केस आगे बढ़ा ही नहीं। पुलिस को लग रहा है कि केस सिर्फ इस बात पर बंद कर दो कि प्रिया की फैमिली को 10 लाख रुपए और एक नौकरी तो सरकार की तरफ से ऑलरेडी मिल ही चुकी है। मतलब जब आप डॉक्टर्स पे ही भरोसा नहीं कर सकते तो क्या ही सोच के आदमी हॉस्पिटल्स में जाए। और ये कोई हवाई बातें नहीं है जो सिर्फ इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर हो रही हो। आप, मैं, हम सब जब हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो इस डर और चिंता से अच्छे से वाकिफ हैं कि यार ढंग से इलाज हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कहीं ये डॉक्टर कोई ढील तो नहीं दे देगा ना।
ये कोई रैंडम डर नहीं है जो आपके और मेरे अंदर कहीं से आकर बैठ गया हो, बल्कि साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी में इस थॉट प्रोसेस के लिए एक टर्म यूज किया जाता है, मेडिकल मिसट्रस्ट। मेडिकल मिसट्रस्ट रिसर्चर्स और डॉक्टर्स के द्वारा एक हेविली स्टडीड कॉन्सेप्ट है। इस शब्द का मतलब है कि जब डॉक्टर्स, हॉस्पिटल और पूरे हेल्थ केयर सिस्टम में लोगों का जनरल लैक ऑफ ट्रस्ट डेवलप हो जाए। और मेडिकल मिसट्रस्ट को स्टडी करना इसलिए जरूरी है क्योंकि उसके बेसिस पर ही आम जनता डिसाइड करती है कि वो ट्रीटमेंट कैसे लेंगे, प्रिस्क्रिप्शंस को कैसे फॉलो करेंगे और वैक्सीनेशंस के लिए हाँ बोलेंगे भी या नहीं। मेडिकल मिसट्रस्ट किसी भी आदमी में ऐसे रैंडमली डेवलप नहीं होता। जब हम एसएमएस हॉस्पिटल फायर एक्सीडेंट और प्रिया की लेग काटने के बाद भी उसकी मौत हो जाने जैसे केसेस को देखते हैं, प्लस हमारे खुद के जो सिस्टमिक फेलियर्स के एक्सपीरियंसेस होते हैं, प्लस सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स और नर्सेस सीधे मुंह जब बात तक नहीं करते, तब जाकर हमारे अंदर ये मेडिकल मिसट्रस्ट डेवलप होता है। और तब जाकर हमें ये समझ आता है कि भैया कोर्ट कचहरी और पुलिस थाने के ही नहीं, अगर हॉस्पिटल्स के भी चक्कर जिंदगी में ना लगाने पड़े तो ही अच्छा है। ये बात और भी ज्यादा गहरी लगती है अगर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर की 10 और 11 अगस्त 2017 की उस दर्दनाक रात को याद कर लो तो, जब बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 60 से ज्यादा मासूम बच्चों की सिर्फ इसलिए जान चली गई थी क्योंकि उस सरकारी अस्पताल ने उस कंपनी का बिल ही पे नहीं किया था जिस कंपनी से ये अस्पताल ऑक्सीजन ले रहा था। लगभग 68 लाख रुपए फंसे पड़े थे। कंपनी को पैसा ही नहीं मिला तो कंपनी ने ऑक्सीजन काट दी और बेचारे 63 मासूम बच्चे 72 घंटों के अंदर अंदर बिना ऑक्सीजन के तड़पते हुए मर गए। अक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम AES एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें दिमाग में इन्फेक्शन या सूजन आ जाती है, जैसे वायरल या बैक्टीरियल अटैक से ब्रेन के टिश्यूज फूल जाते हैं। इस बीमारी का समय से इलाज ना किया जाए तो मौत तक हो जाती है। गोरखपुर में मौजूद उत्तर प्रदेश का वन ऑफ द बिगेस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल यानी कि ये बीआरडी मेडिकल कॉलेज असल में हब था ऐसे बच्चों का जो बेचारे एन्सेफेलाइटिस नाम की इस बीमारी से पीड़ित थे। हॉस्पिटल में सिर्फ उत्तर प्रदेश से ही नहीं बल्कि बिहार और नेपाल से भी पेशेंट्स आते हैं क्योंकि आसपास में कोई ढंग का हॉस्पिटल है ही नहीं। लखनऊ 276 किलोमीटर दूर है और वहां जाना भी सबके बस की बात नहीं है। छोटे प्राइवेट क्लिनिक्स तो इन गरीब पेशेंट्स को सीधा मना कर देते हैं क्योंकि बच्चे की हालत सीरियस होती है, बचने के चांसेस कम होते हैं और ऊपर से पेरेंट्स के पास पैसे भी नहीं होते, तो ये लोग बीआरडी हॉस्पिटल ही आखिरी उम्मीद लेकर आते हैं। अगस्त और सितंबर के महीनों में हर साल ये केसेस और भी ज्यादा हो जाते हैं और ऑक्सीजन सप्लाई कट वाला हादसा जब साल 2017 में अगस्त के दूसरे हफ्ते में हुआ था, उस समय इस हॉस्पिटल में एन्सेफेलाइटिस से पीड़ित बच्चे बहुत ज्यादा मात्रा में थे। तो असल में हुआ ये कि एक ऑक्सीजन सप्लाई कंपनी थी आइनॉक्स नाम की। ये कंपनी इस बीआरडी मेडिकल हॉस्पिटल में लिक्विड ऑक्सीजन सप्लाई करती थी। ये ऑक्सीजन राजस्थान में मौजूद आइनॉक्स की फैसिलिटी से डिस्पैच होती थी और 800 किलोमीटर दूर गोरखपुर में 3 दिनों में पहुंच पाती थी। एक पुष्पा सेल्स नाम की कंपनी और थी जो कि मिडलमैन का काम कर रही थी, जो कि मेनली पाइप्स और लिक्विड ऑक्सीजन टैंक के थ्रू बीआरडी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन पहुंचाती थी। अब दिक्कत ये थी कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज और उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले 3-4 महीनों से इन ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कंपनीज का बिल ही पे नहीं किया था। उसी साल 2017 के मई महीने में 12,80,000 रुपए बकाया थे, जून के 18,60,000 रुपए बकाया थे और ऐसे करते करते अगस्त आते आते ये बिल 68 लाख रुपए तक पहुंच चुका था। मुद्दे की बात यह है कि बहुत सारे वार्निंग लेटर्स, फोन कॉल्स और साफ साफ शब्दों में चेतावनी ये ऑक्सीजन सप्लाई वाली कंपनीज ऑलरेडी बीआर मेडिकल हॉस्पिटल और सरकार को दे चुकी थी। लेटर्स के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं कि यूपी चीफ मिनिस्टर के ऑफिस को और हेल्थ मिनिस्टर के ऑफिस को काफी पहले से रिमाइंड करवाया जा रहा था कि भाई पेमेंट कर दो वरना ऑक्सीजन कट जाएगी। इनफैक्ट 10 और 11 अगस्त की रात को जब ये घटना घटी उससे 2 दिन पहले के वार्निंग लेटर्स भी मौजूद हैं कि गैस प्लांट में 2 से 3 दिन का ही ऑक्सीजन स्टॉक बचा हुआ है, कृपया जंबो सिलेंडर्स का इंतजाम कर लें। ये लेटर पुष्पा सेल्स ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को हादसे से 2 दिन पहले 8 अगस्त 2017 को भी लिखा था और उन्होंने साफ साफ शब्दों में कह दिया था कि हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी अगर कुछ कांड हुआ तो। इनफैक्ट हादसे से 1 दिन पहले यानी कि 9 अगस्त 2017 को यूपी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ खुद इस बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में विजिट करने गए थे। गोरखपुर उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है और वहां हर साल एन्सेफेलाइटिस से बहुत बच्चे मरते थे, तो उन्होंने वहां सीनियर ऑफिशियल्स, एमएलएज और एचओडीज से जाके बात की और 10 बेड आईसीयू का उद्घाटन भी किया था। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने बाद में ये स्टेटमेंट दिया कि मेरे पास पैसे तो योगी जी के आने से 1 दिन पहले ही आ गए थे और मैं 9 तारीख को पेमेंट करने भी वाला था, लेकिन 9 तारीख को योगी जी की इस हॉस्पिटल में विजिट थी तो पेमेंट डिले हो गया और मैं पेमेंट नहीं कर पाया। क्या गजब का सिस्टम है इस देश का। 63 बच्चे ऑक्सीजन की सप्लाई की कमी की वजह से मर जाते हैं और कोई इस बात की जिम्मेदारी नहीं लेता। बढ़िया नेक्स्ट लेवल ब्लेम गेम चलता है। हॉस्पिटल और सरकार की तरफ से पूरी मेडिकल नेग्लिजेंस साफ साफ दिखाई दे रही है, पर सरकार बीआरडी मेडिकल कॉलेज पे ब्लेम डाल देती है और बीआरडी मेडिकल कॉलेज सरकार पे ब्लेम डाल देता है। और ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कंपनी है जिनको पता था कि अगर ऑक्सीजन बच्चों को नहीं मिली तो बेचारे वो मर जाएंगे, वो अपने एथिक्स भूल के सरकार पे ब्लेम डाल देती हैं। एसएमएस जयपुर हॉस्पिटल फायर केस हो या प्रिया की टाइट पट्टी भागने से पैर काटने के बाद भी मौत हो जाने वाला केस हो या फिर ये बीआरडी मेडिकल कॉलेज वाला केस हो जिसमें लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से 63 बच्चे मरे, एक अनपढ़ गंवार आदमी भी अपनी बेसिक कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके ये चीज आराम से बता देगा
जाएगा कि मेडिकल और हॉस्पिटल नेग्लिजेंस की वजह से ये सारी की सारी मौतें हो रही हैं। मेडिकल नेग्लिजेंस से होने वाली जिन मौतों को तुम एक्सीडेंटल डेथ समझ रहे हो, असल में वो मर्डर्स हैं। पूरा सिस्टम सड़ चुका है। सिस्टम की धोती खुलती है तब पता चलता है कि सब खोखला पड़ा है अंदर से। इंडिया में हर साल टोटल 52 लाख से ज्यादा मेडिकल नेग्लिजेंस के केसेस होते हैं, पर कन्विक्शन रेट सिर्फ 0.5% ही है। कन्विक्शन रेट का मतलब होता है जितने लोगों पे केस लगा उनमें से कितने लोग सच में कोर्ट के फैसले के बाद दोषी पाए गए। इतने लो कन्विक्शन रेट का मेन रीजन है कि डॉक्टर्स अपने कलीग्स के खिलाफ टेस्टिफाई ही नहीं करते। जनता कंपनसेशन के लिए या तो मेडिकल काउंसिल जाती है, या कंज्यूमर कोर्ट जाती है, या फिर पुलिस स्टेशन जाती है, और इन तीनों ही केसेस में ऑलमोस्ट कोई समाधान नहीं मिल पाता। सिस्टम इतना ब्रोकन है कि जब तक बेचारे पेशेंट्स को जस्टिस मिल पाता है तब तक 15-20 साल बीत चुके होते हैं। स्मॉल मेडिकल नेग्लिजेंस के केसेस तो इतने ज्यादा हैं कि मैं गिनवाता ही रह जाऊंगा और कभी खत्म ही नहीं हो पाएंगे। कभी सुनने में आता है कि 12 साल के लिए डॉक्टर ने पेशेंट के पेट के अंदर कैंची ही छोड़ दी। कभी सुनने में आता है कि डॉक्टर्स ने गलत टांग का ही ऑपरेशन कर दिया, और कभी सुनने में आता है कि एक्सपायर्ड और रॉन्ग मेडिकेशंस की वजह से पेशेंट्स की मौत हो गई। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ गलत ऑपरेशन या गलत दवाई तक लिमिटेड नहीं है। असली प्रॉब्लम तो उस बिल्डिंग के अंदर छुपी हुई है जहां ये सब होता है, यानी कि हॉस्पिटल के इंफ्रास्ट्रक्चर में। इंडियन हेल्थ केयर सेक्टर का सबसे बड़ा चैलेंज माना जाता है हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की शॉर्टेज। अपने देश में प्राइवेट सेक्टर में लगभग 12 लाख बेड्स हैं और पब्लिक सेक्टर में लगभग 7.5 लाख बेड्स हैं। इन नंबर्स को ध्यान में रखते हुए इंडिया का एवरेज निकल के आता है 1.4 बेड्स पर 1000 पॉपुलेशन, लेकिन WHO के रिकमेंडेशन के हिसाब से एक हेल्दी हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में 3.5 बेड्स पर 1000 पॉपुलेशन होने चाहिए, यानी जो रिक्वायर्ड है हम अभी उसके आधे से भी कम पे हैं। उसके अलावा प्रॉब्लम रीजनल डिस्पैरिटीज से भी है, जैसे कर्नाटका का एवरेज है 4.2 बेड्स पर 1000 पॉपुलेशन, जो कि गुड न्यूज है, अच्छी बात है। WHO के रिकमेंडेशन से तो ज्यादा ही है, पर वहीं अगर बिहार स्टेट को देखा जाए तो एवरेज है 0.29 बेड्स पर 1000 पॉपुलेशन, जो कि सच में बहुत कम है। करप्शन से होने वाली मौतों को आप एकदम साइडलाइन नहीं कर सकते जब आप मेडिकल नेग्लिजेंस से होने वाली मौतों की बात कर रहे हो। ये इस टॉपिक पर रिसर्च करते वक्त मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन थी, क्योंकि सॉल्यूशन तो हम सबको आंखों के सामने दिख ही रहा है, पर उन सॉल्यूशंस को इंप्लीमेंट करने के लिए जो पैसा चाहिए, वो पैसा ये सरकारी हॉस्पिटल वाले और गवर्नमेंट अपनी जेब में ना डाल के पेशेंट्स के वेलफेयर में लगाएंगे। ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा? ज्यादा जरूरी सवाल ये है। फॉर एग्जांपल, हॉस्पिटल्स में अगर फायर एक्सीडेंट के केसेस कम करने हैं तो साफ सीधा सा सॉल्यूशन बस ये है कि सभी हॉस्पिटल्स में फायर और इंफ्रास्ट्रक्चर ऑडिट्स इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी एजेंसीज के थ्रू मैंडेटरी कर दिए जाएं। प्लस ऐसे ऑफिशियल्स और अथॉरिटीज जो फर्जी फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट्स इशू करते हैं, उन पर कल्पेबल होमिसाइड का केस ठोकते हुए उन पर स्ट्रिक्ट पेनल्टीज लगाई जाएं और उनको अंदर डाला जाए। पर सिर्फ कागजों में नहीं, अगर ग्राउंड लेवल पर ये सब आपको एग्जीक्यूट करना है तो आपको चाहिए पैसा। पैसे की कमी है सरकार के पास, ये दिक्कत नहीं है, ईमान की कमी है, ये दिक्कत है। जैसे एक दूसरा एग्जांपल ये है कि हर स्टेट में मेडिकल नेग्लिजेंस के केसेस के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनवाए जाएं, ताकि 15 से 20 साल जैसे लंबे समय में जजमेंट ना मिलके सिर्फ 6 से 10 महीने के अंदर अंदर ही जो भी हो डॉक्टर या पेशेंट उसको इंसाफ मिल जाए। पर कोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में, इन सब चीजों को रन करने में चाहिए तो इस सब के लिए भी पैसा, तो वो कहां से होगा? वो ऐसे होगा जब हम सब आम जनता ज्यादा से ज्यादा एजुकेटेड और अवेयर होगी। जनता जितनी ज्यादा अवेयर होगी, करप्शन के लूप होल्स उतने कम होते जाएंगे। जब हम सब साइंटिफिक टेम्परामेंट को अप्रोच करेंगे तो ऑटोमेटिकली लोगों का वे ऑफ थिंकिंग बदलेगा। ज्यादा से ज्यादा लोग सोसाइटी की प्रॉब्लम्स के रूट कॉज को आइडेंटिफाई कर पाएंगे और लोगों को बेवकूफ बनाना ज्यादा से ज्यादा मुश्किल होता जाएगा। साइलेंस तोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। साइलेंस इनजस्टिस को फ्यूल करता है। देश में हो रही हॉस्पिटल नेग्लिजेंस की वजह से मौतों के खिलाफ आवाज उठाओ। सरकारी अस्पतालों का बैंक बैलेंस खराब नहीं है, उनकी नीयत खराब है। ये बात हमें अच्छे से समझनी पड़ेगी। अगर आपके साथ कभी भी किसी भी हॉस्पिटल में कुछ भी गलत होता है तो उस पर्टिकुलर इंसिडेंट को केयरफुली रिकॉर्ड करो और सोशल मीडिया पर शेयर करो। ब्रेक द साइलेंस, ब्रेक द चेन। पिंड कमेंट और डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करो और अपने लिए बेस्ट प्लान लो। ऑनलाइन लेने पर 15 to 25% तक का डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा। खैर, इस वीडियो में मैंने इंडिया में मौजूद हॉस्पिटल्स में हो रहे स्कैम्स की बात की है डिटेल में। अभी के अभी क्लिक करो और ध्यान से समझो।